अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पे। उम्मीद करती हूँ आपका दिन आज बहुत अच्छा, बहुत खुशियों से भरा गुजरेगा। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। रियाज साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रियाज साहब, कई दिनों से मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी संगीन गुजर रही है। ठीक है, कभी धरने होते हैं, धरने ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर सेनेट के इलेक्शंस का आपको पता है कि किस तरीके का आज तक जो है वो हाल चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे। सो एक केओस हमेशा मचा ही रहता है। अगर हम अपने सियासी हालात को देखें अपने मुल्क के, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सियासतदान जो हैं वो सुकून से बैठ के मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की पॉलिसीज़ के बारे में सोचें और उनके ऊपर तवज्जो दें। हर कोई अपने जो है पर्सनल मफादात की तरफ भाग रहा होता है ज़्यादातर। तो कब ये हालात ठीक होंगे? क्या हमेशा से ऐसे ही हालात रहें? क्योंकि जब से हमने देखना शुरू किया है तो हम तो यही चीज़ देखते आ रहे हैं। कभी इस मुल्क में अच्छे हालात भी थे, कभी सही सियासी सूरत हाल भी थी। जी, आप सही कह रही हैं उसमें, लेकिन आप ये देखें कि यही हमारी अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान नस्ल को, नए लोगों को बताया नहीं गया कि सियासतदान हमेशा से ख़राब नहीं थे। ऐसा नहीं था। ठीक है, ख़राब तो हर शोबे में होते हैं लोग, काली भेड़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे पास बड़े बाकमाल लोग पैदा हुए, बड़े दियानतदार, बड़े मुखलिस कौम व वतन से। मसलन मैं ज़्यादा अभी नाम नहीं लूँगा, एक दो को आपको बताऊँगा, फिर हम उनके बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे। मीडिया ने कभी उनको रोशनास नहीं कराया लोगों से, तो लोगों को सियासतदानों से नफ़रत होती जा रही है आजकल की सियासतदानों को देखकर। ऐसा नहीं है। मतलब शेरबाज मज़ारी को देखिए आप, इतना बड़ा सरदार बलूचिस्तान का, पूरी ज़मीनें वगैरह सब छोड़ छाड़ के शहर में आके बस गए। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी कि मैंने देखा तो सीढ़ी लगा कर चढ़नी पड़ती थी, यानी जो इतनी किताबें उनकी भरी थी। बहुत बड़ा हॉल था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, किताबें भी लिखी। अच्छा। वो इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन हार गए, पहले जीते भी थे, लेकिन जब उन्होंने, और इसी तरह से मोहम्मद खान जोनीजो को देखिए, ज़िया-उल-हक़ जैसे जाबिर हुक्मरान के साथ रहकर उन्होंने उसको चैलेंज किया, और सादगी और जिस तरह से उन्होंने इक़दाम किए। फिर हम कभी पूरा एक प्रोग्राम करना होगा मोहम्मद खान जोनीजो पर। इसी तरह से मैं आज आपको मिसाल भी दूँ, सब लोगों को मालूम होना चाहिए, मलिक मेराज खालिद। अच्छा। मलिक मेराज खालिद का मैं तारुफ़ कराऊँ शॉर्ट के, वो वज़ीर आला रहे पंजाब के। मुस्तफ़ा खर फ्यूडल से उनकी अनबन हुई तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। फिर भुट्टो साहब ने उनको वज़ीर ज़राअत बनाया, फिर वज़ीर क़ानून बने, कौमी असम्बली के स्पीकर बने, फिर निगरान वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, जब बेनज़ीर की हुकूमत को डिसमिस किया फ़ारूक लगारी ने। फिर 2 मरतबा कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। वो शख्स को अगर आप लाइव देखें, मतलब पहले मैं थोड़ा सा बताऊँ कि उसने शुरू किस तरह से किया। देखिए कौन लोग मुल्क के लिए सोचते हैं। वो बहुत गरीब किसान घराने में पैदा हुए थे 1916 में, और वो उनके स्कूल, पूरा गांव बिल्कुल अनपढ़ था, कोई भी स्कूल नहीं था, तो 1.5 मील दूर चलकर जाते थे प्राइमरी की तालीम के लिए। प्राइमरी के बच्चे को देखिए आप, कि वो भी इतनी मेहनत करता था। फिर जब मिडिल स्कूल में आए तो मिडिल स्कूल तो 8 मील दूर था उनके गांव से। 8 मील तक वो शख्स, बच्चा पैदल चलकर जाता था। बहरहाल फिर वो लाहौर आए, पे इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। तो उस वक्त जब ये हाई स्कूल में थे, तो मैं आपको बताऊं, तालीम के अखराजात पूरे नहीं हो सकते थे, तो गांव से दूध इकट्ठा करते थे और शहर में जाकर दूध बेचा करते थे। दूध बेचने से इनका सफ़र शुरू हुआ। इनके खुद ही अपनी तालीम का खर्चा खुद इस तरह से। इनके पैर में जूते नहीं होते थे, तो एक जूता बाप ने बहुत मुश्किल इनको लेकर स्कूल का दिया। तो अब वो 8 मील दूर स्कूल था, तो अगर वो रोज़ जूता पहनकर जाते आते तो जूता ख़राब होता, तो बाप का जूता लेते थे वो। स्कूल तक वो बाप के जूते में जाते थे, फिर वहाँ उसको बैग में डालकर फिर अपने यूनिफॉर्म का जूता पहनकर जाते। फिर जब कॉलेज में आए तो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी, तो क्लास से निकाल दिया जाता था। टीचर्स को पता चला, लेक्चर्स को, तो उन्होंने उन्हें यूनिफॉर्म ख़रीद कर दी। अब यहाँ से इस क्लास से वो शख्स आया, तो उस वक्त जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान 2 ही प्रोविंस थे, तो यहाँ असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, वो आज़ाद हैसियत में। लोगों ने, ज़ाहिर है उनकी खिदमत थी अपने इलाके में, सब में। उसके बाद जब भुट्टो साहब जब 66 में बाहर आए, तो ये बानी अरकान में शामिल हो गए पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। पीपल्स पार्टी के बानी अरकान। फिर जब भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिला तो 72 में उन्होंने वज़ीर आला बनाया पंजाब का।
अब ये दरवेश सिफत आदमी जो इस बैकग्राउंड से आया है और सामने उनके गवर्नर जो थे मुस्तफ़ा खर अजीम शान फ्यूडल, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था सोच में, इनकी बनी नहीं उनसे। सही। और भुट्टो साहब को बवजह मजबूरी खर को साइड लेनी पड़ती थी तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उन्होंने इनको वज़ीर ज़राअत बनाया, फिर बाद में वज़ीर क़ानून ये बने, और उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर 77 में ये थे अपने मिराज खालिद। अच्छा, फिर उसके बाद में ज़िया का दौर आ गया, जब ये ख़त्म हुआ तो ज़िया के दौर में इन्होंने जेल भी काटी, ज़िया ने उनके जेल में बंद किया। उसके बाद जब बेनज़ीर आई वापस तो फिर ये कौमी असम्बली के स्पीकर बने दोबारा 2 बार। अच्छा, ये तो सब हो गया इनका कहाँ से आए और क्या क्या किन ओहदों पर रहे। निगरान वज़ीर आज़म, अच्छा इनका बड़ा वाक़या मशहूर है। जब निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म जब बने, ये अनाउंसमेंट हुआ तो सुबह सुबह इस्लामाबाद में रहते थे ये सेक्टर 6 में शायद, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि सुबह सुबह एक गली के आगे स्पीड ब्रेकर्स बनने लगे, बैरियर्स लगने लगे और पुलिस वगैरह, लोग परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। तो मिराज खालिद का घर था उस गली में जहाँ ये रहते थे, किराए का मकान। तो जब ये आए, इन्होंने ये देखा कि इंतज़ामात हो रहे हैं तो इन्होंने सब हटवा दिया। तो वहाँ के मकीनों को दूसरे दिन कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल कॉमन आम सी रोड, और ये वहीं पे ही और उस गली में रहते रहे। अच्छा, एक घर इनका लाहौर में था जहाँ, ये तो इस्लामाबाद में सरकारी ओहदे के वजह, यहाँ भी किराए के मकान में थे, किसी सरकारी लॉज में नहीं रहे, और मरने तक इनका किराए का मकान था लाहौर में। और इनकी बीवी स्कूल टीचर थी सरकारी स्कूल में, और रिक्शा में जाती थी कि वो जब निगरान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, जब वज़ीर थे तब भी, जब वज़ीर आला थे तब भी। तो इन्होंने वो गाड़ी भी नहीं थी इनके पास, और ये बग़ैर सिक्योरिटी के वॉक करते थे। और ये मुल्क के वाहिद वज़ीर आज़म या वज़ीर हैं, चलिए वज़ीर आज़म भी छोड़िए, जिनके घर पे कभी कोई गार्ड नहीं रहा। इन्होंने कहा मुझे गार्ड नहीं चाहिए, और पैदल ऐसी वॉक करने जाते थे। लोग इस्लामाबाद में देखते थे कि वज़ीर आज़म जो है। और अच्छा, तो आप देखें कि जो वज़ीर नहीं भी होते उनकी आप गार्ड्स देखा कीजिए, और आप देखिए कि वो शख्स किराए के मकान में कभी उन्होंने एक प्लॉट 200 गज का प्लॉट तक नहीं छोड़ा अपने विरसे में, कुछ नहीं था, किराए के मकान में। वहीं उनकी मौत हुई, वहीं से उनका जनाजा गया। और बहुत सारे कहने वाले तो ये भी कहते हैं, दरोग बकर रावी, कि उनके जो आखिरी रसूमात के इंतजाम थे वो भी उनके दोस्तों ने मिलकर किए, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। अच्छा, ज़ाहिर स्कूल टीचर थी बीवी और सरकारी। तो बात वही है कि ईमानदारी के साथ तो आप देखिए, फिर जब वो समझे सियासत से सब सारे ओहदे उन्होंने देख लिए ज़िंदगी में, तो उसके बाद में वो अपने किराए के मकान के बाहर तक बिछाते थे। शाम में उनका मशगला ये था, और तहबत बांधते थे जिसे हम लुंगी भी कहते हैं पंजाब, और आलती पालती मार के बैठते थे, लोगों से गपशप लगाते थे। तो हमारे पास ऐसे लोग रहे बाकमाल, बदकिस्मती हमारी। लेकिन इनका देखिए कभी जिक्र नहीं होता, कहीं किताबों में, किसी चीज़ में भी, कहीं भी हम नहीं सुनते। कि आज आपने जिक्र किया तो मुझे पता चला, और बहुत से लोग जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उन्हें भी पता चला होगा। लेकिन ऐसे लोग भी गुजरे हैं हमारे मुल्क में, और उन्होंने बहुत काम भी किया हमारे मुल्क के लिए। एंड मैं तो आई बिलीव कि अभी भी लोग ऐसे मौजूद हैं, लेकिन आगे जी मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ ना, ये सिस्टम बिल्कुल, जब तक के ये सिस्टम ऐसे लोगों को रेजिस्ट करता है, ऐसे लोगों को आगे आने नहीं देता है, बेईमानों, चोरों, डाकुओं को, जो जद्दी पुश्ती पैसे वाले हैं, दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, पीरी मुरीद, उनको आगे लाता है। और वो मुखलिस लोग जो मुल्क के, देखिए ना, जिस आदमी ने इतनी ज़िंदगी ऐसे मुश्किलात में गुजारी हो, तो वही गरीब का दर्द समझेगा। सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और बेहतरी हम लोगों ने अपने अंदर भी लानी है, तभी ये सिस्टम, ये जो पूरा एक तरीक़ाकार बना हुआ है, वो बदल सकेगा। थैंक यू सो मच रियाज साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी। एक ब्रेक लूँगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध फेंसिंग एसोसिएशन के मोहम्मद तकी साहब। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि तलवारबाजी, शमशीर जनी कैसा गेम है पाकिस्तान में, इसकी क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, आगे इसका क्या फ्यूचर है, इस हवाले से इनसे बातचीत की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम तकी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ठीक ठाक। सिंध फेंसिंग एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, फेंसिंग के बारे में लोगों को बताइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम नहीं है, तो इसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, फिर हम इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक, असल में इस खेल को पजीराई या शोहरत इसलिए नहीं मिली कि इसमें तलवारबाजी तो वैसे तो बहुत सारे फिल्मों में और बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है, लेकिन जब इसको गेम की शक्ल दी गई ओलंपिक के तौर पे कि ओलंपिक के मुकाबलों में इसको कैसे खेला जाए, तो अब इसके ज़ाहिर इसको मॉडिफाई किया गया, तब्दील किया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब वो जब इसमें जो तलवार भी इस्तेमाल होती है वो भी अलग तरह ज़ाहिर है, बिल्कुल। तो अब ये सब चीज़ें जब हुई तो अब उसके लिए फिर ज़ाहिर है जो हर कंट्री की, हर मुल्क की जो एसोसिएशन होती हैं, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, वो चाहती हैं कि फिर वो इसको लें या कराएं अपने यहाँ। तो हमारे मुल्क की जो नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी वो उसने देर इसलिए की कि उनके पास जो पहले से गेम थे वो भी इस तरह हो रहे थे। लेकिन आप चाहोगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुराने ज़माने की तलवारबाजी है, शायद उसी तरह खेली जाएगी, वही धार होगी, वैसी कुछ होगा। तो वो फिर जब पाकिस्तान में जब फेंसिंग आई तो इसलिए पॉपुलरिटी नहीं मिली इसको, इतनी शोहरत नहीं मिली। लेकिन कब मिली? जब ये आपका अर्तुगल शुरू हुआ। तो अब अर्तुगल जब शुरू हुआ तो लोगों ने हमसे भी राब्ते किए, बहुत सारे लोगों ने किए। हाँ, तो मैंने कहा भाई देखें, वो ड्रामा है, ये गेम है, उस तरह की नहीं होती। हाँ, ये गेम है और आपने इस गेम में अगर आपने देखना है इसको तो फिर ये अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि 2012 में ये कम से कम शुरू हुआ। अब डे 1 से ओलंपिक गेम है ये। 2012 इनके अभी जी शुरू बाकायदा इस तरह हुआ ना। 1896 में 1896 में जब पहले ओलंपिक गेम हुए यूनान में, तो उसमें फेंसिंग शामिल थी। अब उसके 3 स्टाइल थे, तो उस वक्त एक ही स्टाइल से हो रही थी। अब वो चूँकि यूरोप में थी तो यूरोप ने अपने स्टाइल को उसमें डाल दिया। उस वक्त इतनी इसमें तब्दीली नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली हुई, कुछ एशिया के और कुछ दूसरे ममालिक की चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उसको उसमें तब्दीलियाँ की कि सब कुछ रहे। तो अब 3 स्टाइल हैं, तो वो 3 स्टाइल के बारे में मैं आपके अगले सवाल में बताता हूँ। लेकिन ये है कि जब ये 1998 में 102 साल के बाद पाकिस्तान में इसको बाकायदा बनाया गया, यानी इसकी फेडरेशन बनी, तो 102 साल बाद पाकिस्तान में इसको एक तरह से शुरू किया गया। लेकिन फिर भी इसमें मसाइल थे। इसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, पाकिस्तान में है ही नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं, बिल्कुल नहीं है इक्विपमेंट, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब हमने लोकल लेवल पे प्रैक्टिस के लिए जो बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत थी, अच्छा टैलेंट बहुत है, तो इसलिए हमने उसके लिए जनाब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे नहीं थी जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिस के कुछ ना कुछ तरीके किए। तो उसमें एक वाक़या मैं बता देता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक सोट थी और पूरे पाकिस्तान में हमने जब शुरू की, मैंने शुरू की सिंध लेवल पे, अभी फेडरेशन की कोई नेशनल चैम्पियनशिप भी नहीं हुई थी। और मैं यानी मेरी एसोसिएशन यानी सिंध की और पंजाब के, हम आपस में फ्रेंडली मैच खेलने जाया करते थे वहाँ, यहाँ से वहाँ पे। तो अभी और कोई सामान भी नहीं था। अब हमने लोकल लेवल पे जब प्रैक्टिस कराते थे तो एक शॉट मैंने पंजाब के एक साहब जो ईरान में खेलने जाते थे, वहाँ सीख कर आए हुए थे, उन्हीं से मालूमात लेके और फिर उन्होंने हम आके यहाँ कैंप भी लगाया, बच्चों को भी सिखाया। तो बस वो एक थे शफकत साहब, उसके ज़रिए फिर मैंने उनसे एक शॉट ली। अब 2 बच्चे खेलते हैं तो एक के हाथ में मैंने कैन दी, वो नहीं होती जिससे छड़ी से पिटाई उटाई होती है बच्चों की, और एक ही तलवार थी, एक तलवार, तो एक साइड पे यानी बस उसको इस तरह से कर करा और ये मेहनत रंग लाई। बिल्कुल मेहनत। फिर 2017 में फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप हुई। अच्छा। हाँ, दूसरे स्टाइल की, वो भी पंजाब लाहौर में हुई। वैसे यहाँ पे क्या स्कोप है? आप देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों को शौक है और लोग आना चाहते हैं इस तरह? बेइंतहा। अच्छा। अब तो तादाद इतनी तेजी से आगे जा रही है, और खुसूसन बच्चियों की, गर्ल्स में बड़ी हाँ, गर्ल्स की पॉपुलरिटी तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि क्यों है। तो मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि इसकी कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो सेफ्टी बहुत है इसमें। जो उसका लिबास है वो पूरा लिबास जो है वो ज़ाहिर मास्क से लेके नीचे जूते तक सब वो सेफ है और सब ढक जाता है।
ताकि वो सामने जो खिलाड़ी है उसकी तलवार हल्की सी भी ना लगे। और अब तलवार को इस तरह से बना दिया गया है कि वो बिल्कुल आपको हिट ही नहीं करती, लगेगी नहीं उसको। अच्छा, अगर कोई मारेगा भी तो जो आपका ड्रेस है वो लगने नहीं वो देगा। हाँ प्रोटेक्ट कर लेगा। हाँ, प्रोटेक्ट ज़रा ज़्यादा हुआ है इसमें, प्रोटेक्शन ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और स्कूलों में इंटर स्कूल हो रहे हैं, इंटर कॉलेजेस हो रही हैं। अभी मैंने कश्मीर डे का एक प्रोग्राम कराया तो उसमें बेइंतहा बच्चे थे, तो अच्छा, हमें किसी को शौक क्वालिफाई है तो करना वो पड़ा। कैसे सीख सकता है इसको? देखिए, सीखने के लिए तो ज़ाहिर है अगर देखिए स्कूल में नहीं हो रहा किसी को, क्योंकि अक्सर स्कूल्स में नहीं बिल्कुल है। ये हर स्कूल को अभी जैसे मुख्तलिफ स्कूल हैं जहाँ पर बाकायदा उनके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो उनकी इंतज़ामिया है, वो चाहती हैं इस खेल को खेला जाए। कुछ बच्चे सीखते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं, अपने स्कूल पर एक प्रेशर डालते हैं कि भाई इस खेल को शामिल करें। अब उसके लिए वो हमसे इंतज़ामिया रब्ता करती है, तो हम उनको कह देते हैं कि भाई वहाँ आके ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसका एक जो सामान है वो भी काफ़ी महंगा और ऊपर लेकर भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम उनको क्लब बुलाते हैं। तो अभी 2-3 जगह पर हमारी जो है ना बाकायदा अभी कावड़ की वजह से ज़रा बंद हो गई थी, क्योंकि ज़रा इंडोर गेम है, इंडोर गेम की कोई इसको बंद कर दिएगा तो फिर उन्होंने हमें कहा आप मैदान में खेलें। पर हमने मैदान में भी बच्चों को सिखाया, लेकिन ये है कि अब दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो अभी हमारी अभी जैसे आप ये बात कर रहे थे कि जो लिबास पहनते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इंटरनेशनली तो बहुत एडवांस इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता है। पाकिस्तान में आपने कहा कि अभी बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे मंगाने में इसकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फंडिंग्स आपको नहीं है, ना फंडिंग नहीं है आप लोगों के पास, या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं? स्पॉन्सर्स का मसला है? बिल्कुल है। और सिंध जो हमारी वजारत खेल है, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन जितना सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं है। नहीं हो सकता। तो कुछ लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, कुछ कंपनी हैं जो स्पॉन्सर करती हैं। तो सामान जो है वो सारा का सारा इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो चाइना से आता है। ओके। क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का जो भी सारी चीज़ें वहाँ दस्तयाब है, तो हमारे लिए वो नज़दीक पड़ता है और ज़रा थोड़ा सा कॉस्ट भी जो है उसकी कम हो जाती है। तो हमने अब वहाँ से जमा किया है प्रैक्टिस का भी। और हम साउथ एशियन गेम में जब गए थे तो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें लेकर गए थे। अब ड्रेस जो ऐसा है कि वो सियालकोट में बनना शुरू हुआ है आज से 1.5 साल पहले से। अच्छा, कावड़ से पहले से 1 साल पहले से। तो वो ड्रेस भी जो है ना FI जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है FI, उन्होंने उस लाइसेंस दिया है उस सियालकोट की उस दुकान को। ओके। तो अब वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में तो हम चलो खुद कफील हो गए कि जो लिबास है उसी स्टैंडर्ड का हमें वहाँ से मिल जाता है सियालकोट से। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की अभी क्या रैंकिंग है, क्या पोजीशन है इसकी? नहीं, अभी पाकिस्तान की रैंकिंग तो अभी कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कहें तो इस तरह से मैं रैंकिंग बता सकता हूँ आपको। इस तरह से हो सकती है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक फेंसर जो एपे खेलता है, इसके 3 स्टाइल हैं। तो एपे स्टाइल को खेलने वाले इस फेंसर ने, अब जो साउथ एशियन गेम अभी खटमंडू हुए थे, तो हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया उसमें। और फर्स्ट टाइम हम गए थे। इससे पहले एशियन गेम में जब हम गए तो मेरे हाथ में टीम थी, तो वहाँ हमने नोट किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड हैं और उसको निकालेंगे आगे। अब साउथ एशियन गेम के अंदर 7 कंट्रीज थी, सार्क ममालिक जो जिनको हम कहते हैं ना, तो उसमें खटमंडू में जब ये खेल हो रहे थे तो उसमें ये हुआ कि अली सईद नाम था इस बच्चे का, और फेंसिंग इसने बहुत खेली थी। और ये मुख्तलिफ एक बाहर कंट्री में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ भी खेलते थे, तो थोड़ा सा तजर्बा उसका अच्छा हो गया। लेकिन बहरहाल यहाँ उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की और यहीं खेले, यहीं सीखे, यहीं सिखाया। उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि इंडिया को क्या जो अच्छा इंडिया में बता दूं आपका, हमारा शौक साउथ एशियन आएगा तो फिर इंडिया जरूर आएगा ना जी बिल्कुल। तो हाँ, फिर अब वो जो इंडिया जब आएगा तो समझ लीजिए कि हम ये देखेंगे अभी उनके खिलाड़ी कितने पुराने हैं। 8-8 साल से मुसलसल खेल रहे हैं वो, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खेल रहे हैं। और 92 या 90s यानी 91 या 92 से उनके यहाँ फेंसिंग शुरू हो चुकी थी नेशनल लेवल पे, उनके पूरे भारत में नेशनल लेवल पे शुरू हो चुकी थी। और वहाँ जगह जगह क्लब हैं, हर शहर में क्लब है। हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ जैसे कराची में है तो हैदराबाद में भी एक आध है, तो हम वैसे ही पीछे हैं क्यों? नहीं, बहुत पीछे हैं। लेकिन आप देखें बच्चों की अपनी एक वो होती है, एक जोश, एक वलवला होता है। तो राउंड मैच में उसने 5 पॉइंट के मैचेस होते हैं राउंड के, तो उसने इंडिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी।
अच्छा। बड़ी हैरत हुई और लोगों को भी हैरत हुई। अब जनाब जब उसके टैलेंट तो हमारे पास है, फिर वो तो आप हाँ देखेंगे सेमीफाइनल जो है, talent तो अब बहुत है। उसी खिलाड़ी से सेमीफाइनल में फिर दोबारा मुकाबला हो गया क्योंकि राउंड चल रहे थे ना। सही, ठीक है। यहाँ वो 15 पॉइंट्स का मैच था, यहाँ वो हार गया। वो खिलाड़ी बहुत पुराना खिलाड़ी था और नेशनल चैंपियन था, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी कोई ना कोई रैंकिंग थी। तो अब ये इन्होंने हार गए तो इनकी ब्रॉन्ज मेडल यानी तीसरी पोजीशन आ गई। और अगर ये मैच जीत जाते तो फिर इनका मुकाबला बांग्लादेश के खिलाड़ी से था या श्रीलंका के खिलाड़ी से, याद नहीं रहा मुझे, और ये फिर मैच निकाल लेते तो पाकिस्तान में पहला गोल्ड भी आ सकता था। लेकिन चले आ इंशाल्लाह गया। next तो ये time। इंडिविजुअल था। अब जब टीम खेली जी। तो टीम ने भी अपना एक ब्रॉन्ज मेडल निकाल लिया, उसके टीम ने भी कप्तान ब्रॉन्ज थे अली मेडल सैदुद्दीन। लिया। हाँ, तो ये सब जगह यही हुआ है। बड़े बड़े खेल जो गए थे वो अपनी पोजीशन को लेकर नहीं आ सके। हम तो अभी पहली दफ़ा गए थे, हमें तो इसका इतना तजर्बा भी नहीं था। तो लेकिन पाकिस्तान में तो वैसे भी देखा जाए सिर्फ इस स्पोर्ट्स को लेकर नहीं बल्कि और भी इसके जितने भी स्पोर्ट्स हैं, अगर क्रिकेट को अगर हटा दिया जाए उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं, तो सब लोगों को यही शिकायत होती है कि इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी तवज्जो नहीं है, प्रॉपर फंडिंग नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो हमेशा जो है स्कूल से ही आप देखें कि बहुत ज़्यादा हर स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। यहाँ पे ये है कि जो जिसका अपना शौक़ है, जो खुद आगे बढ़ना चाहता है, उसको खुद से बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट करके उसमें कहीं आगे निकल सकता है। क्रिकेट को यह है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़ाहिर है, तो उसमें लोग फिर भी काफ़ी आगे निकल जाते हैं, पसंद भी किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अभी कितनी ज़रूरत है कि इसके ऊपर हम और कितनी तवज्जो दी जाए? और दूसरे खेल जो चल रहे हैं इस वक्त उन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ये तो हमारा नया खेल है। लेकिन फिर वही बात कि जब हम गए साउथ एशियन गेम में तो हमें किसी ने भी फाइनेंस नहीं किया। हम सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहिए। हमें ये कहा गया कि आप सेल्फ फाइनेंस में जा सकते हो तो जाए। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने भी यही कहा, पाकिस्तान ओलंपिक ने भी हमें यही कहा कि भाई आप खेलना चाहते हैं, शौक है आपको। अभी जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, ओलंपिक्स होने ही वाले हैं क्योंकि वो कोविड की वजह से आगे हुए जा रहे हैं, लेकिन अब जब भी वो होंगे तो उसमें क्या लगता है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकता है, करेगा? बिल्कुल। अभी जो साउथ एशियन गेम जो नेक्स्ट ईयर होंगे 2022 में पाकिस्तान में होने हैं, तो इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं, ओलंपिक्स का भी मैं पूछ, ओलंपिक में भी ज़रा दूर है। देखिए इसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा हमें एशियन गेम में क्वालिफाई करना पड़ेगा हमें। और भी कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, उसमें शायद हमारी टीम जाए। लेकिन ये सारी चीज़ वही है कि हम सेल्फ फाइनेंस पे, इसमें लाखों के खर्चे होते हैं, लाखों का सामान होता है। तो दुबई से हमारे इक्विपमेंट बहुत महंगा इक्विपमेंट है। जी जी, दुबई से एक साहब हैं और वो हमारे क्या कहेंगे उनको, बस मैंने एक लेटर उनको लिखा था और उन्होंने हमारी सारी टीम को बाकायदा पूरा स्पॉन्सर कर दिया। वो लाखों में था, जहाँ से एक दो खिलाड़ियों की टीम नहीं थी। हाँ, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल थे सारे। तो उन्होंने भारत सिंध की टीम को स्पॉन्सर किया, हमने कोशिश की। तो और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को हमने तमगा दे दिया पाकिस्तान को। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया फेंसिंग का तमगा 2 मौजूद है, दो मेडल ब्रॉन्ज बढ़ा दिया उन्होंने, तादाद हमने बढ़ा दी। लेकिन उन्होंने हमें अब तक कुछ नहीं दिया, ये हमने तो दे दिया। तो वैसे तो मैं जब लड़कों से ही बात करता हूँ या फेंसर जो बच्चे हैं उनसे भी, तो उनके पास देखिए कितना पॉजिटिव जवाब देते हैं। एक लड़के ने, जैसे मेरा फेंसर है पुराना तो नहीं है इतना, लेकिन उसका जवाब ये था कि चले सर वो पाकिस्तान हमें कुछ दे ना दे, हमने तो दे दिया। कितनी अच्छी बात है, ये स्पिरिट है लड़कों की। पता नहीं क्या होगा, कब ये लोग देखें, जब तक जिस मुल्क में, जैसा आपने भी बताया ना, स्कूल लेवल से नहीं शुरू करेंगे देखो, एक प्रॉपर तो हमें सिस्टम अच्छा नहीं फैंसर नहीं बनेगा, मिलेगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब स्कूल लेवल से शुरू करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई प्रोग्राम है? नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास, पाकिस्तान से बना दिए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास या सीधे स्पोर्ट बोर्ड के पास, किसी पास नहीं। तकी साहब, उम्मीद करते हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी और आप जैसे लोग मौजूद हैं तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी और इस फील्ड में भी, इस गेम में भी हम लोग आगे निकलेंगे। क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत बच्चों को शौक़ है और टैलेंट भी है, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही आपके साथ एक और ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ स्टूडियो में एक सिंगर मौजूद हैं। मौसीकी का शौक़ किसे नहीं होता, बहुत से लोगों को होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने इस शौक़ को साइड पे रख देते हैं और कामों की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और कामों के साथ साथ अपने मौसीकी के शौक़ को भी साथ साथ लेके चलते हैं और इसी को अपना करियर भी बनाते हैं या फिर एज अ हॉबी तो इसको जारी रखते हैं। एक ऐसे ही सिंगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उमर अजमेरी। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी उमर, शौकिया गाना गाते हैं या फिर इसको कैरियर भी बनाना है? बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था वो कैरियर परस्यू करने के लिए नहीं स्टार्ट किया था। शौक था मुझे, मैं अपने फ्रेंड से काफ़ी इंस्पायर्ड था, तो उन्हें देखता था कि वो किस एक फ्रेंड थे मेरे, वो पंजाब में होते हैं। अच्छा। तो बेसिकली लोग इंस्पायर्ड होते हैं किसी बड़े सेलिब्रिटी से, आर्टिस्ट से। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो प्रैक्टिकली जब मैं उन्हें देखता था करते हुए तो मुझे ये होता था यार कि आई हैव अ वॉइस एंड व्हाई कैंट आई ट्राई दैट। तो मैंने वो ट्राई। फ्रेंड है वो प्रोफेशनल सिंगर है या नहीं? प्रोफेशनल तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं वो भी म्यूजिक वगैरह। तो बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, भरा हुआ है टैलेंट म्यूजिक का। वही मैंने कहा कि टैलेंट तो बहुत है, बहुत से लोगों को शौक भी होता है जी बिल्कुल, लेकिन वो इस पे तवज्जो नहीं देते और चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लाइफ की, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बाय प्रोफेशन मैं टीचर टू। अच्छा, ओके। तो ये कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ती है। अबरारुल हक भी टीचर ही थे और फिर उन्होंने देखें गाना भी गाया और इतना मशहूर हुआ कि आज आप देखिए कि पूरे आज तक हमें याद है वो गाना और बहुत अच्छे सिंगर हैं। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये कि अगर आपका पैशन है और टैलेंट है तो फिर वो आगे ज़रूर निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इंस्पिरेशन तो आपके दोस्त थे, ठीक है, क्योंकि जब आपने इंस्पिरेशन का और दोस्त का तो मैं समझी कि शायद कोई प्रोफेशनल सिंगर, कोई अच्छा बड़ा कोई सिंगर होगा और उससे आप इंस्पायर हुए होंगे, लेकिन अब अपने दोस्त से आप इंस्पायर और खुद भी आपने गाना शुरू किया। जी बिल्कुल। तो बचपन से गाते थे, लोग कहते थे कि आवाज़ बहुत अच्छी है। 3 इयर्स पहले तक मुझे पता ही नहीं था गिटार क्या होता है। अच्छा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि गाते कैसे हैं। बीच आवाज़ नो डाउट अच्छी थी, तो बस वो मैंने फिर उसको स्टार्ट किया। मैं नाते पढ़ता था बहुत ज़्यादा। अच्छा, ओके। तो वहाँ से आवाज़ एक मेरी, बहुत लोग जो है ना मुझे इनकरेज करते थे कि यार बहुत अच्छी आवाज़ है, इनवाइट करते थे। तो फिर मैंने जो है वो इस तरह से स्टार्ट कर दिया सिंगिंग। स्कूल में ये होगा कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में आपने? स्कूल में भी यही बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुझे हमेशा पुशअप करते थे कि उमर पढ़ेगा, आज उमर करेगा। तो बहुत सपोर्ट थी, कॉलेज से बड़ी सपोर्ट थी। NCR कॉलेज में मैंने पढ़ा है। अच्छा। तो फिर इस तरह से मैंने सिंगिंग करियर स्टार्ट कर दिया। 3 इयर्स हो गए मुझे। फुल टाइम तो नहीं दे पाता मैं, लेकिन जितना टाइम देता हूँ वो क्वालिटी टाइम देता हूँ। अच्छा। तो ये कि फिर आपने सॉन्ग्स आपने बनाए हैं या फिर? नहीं, अभी तक मैंने खुद अपना कुछ कंपोज नहीं किया है। ठीक है, उस तरफ जा रहा हूँ मैं। आपको तो 2-3 इयर्स एटलीस्ट लग जाते हैं इंसान को कंसिस्टेंसी के साथ। अगर वो मेहनत करे तो फिर उसको लग जाता है इतना टाइम। तो अब आगे ये है कि मेरा पूरा इरादा है कि मैं जो हूँ वो अपना कोई प्रोड्यूस करूँगा सॉन्ग इंशाल्लाह। खुद भी कंपोज जी करेंगे? बिल्कुल और बिल्कुल। कंपोजर तो मैं नहीं हूँ इतना अच्छा, लेकिन करवा के या अगर मुझ में इतने स्किल्स इनहैंस हो गए तो मैं ज़रूर कंपोज करूँगा। ठीक है कि आपको एक लिरिक्स भी आपके लिख के दे कोई और कंपोज करे, एक टीम वर्क होता है किसी सॉन्ग के पीछे। अब एक इंसान, ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो सारे काम खुद कर रहे होते हैं। ऐसे हैं वर्सेटाइल पर्सनालिटीज बहुत कम, लेकिन बहुत कम होता है। और बाकी एक जब एक गाना बनता है तो वो सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर मेहनत है और शौक है तो फिर व्हाई नॉट, बिल्कुल करना चाहिए। आगे के क्या इरादे हैं अभी? आगे के इरादे फ्रॉम द म्यूज़िक पर्सपेक्टिव? फ्रॉम द म्यूज़िक, बिल्कुल। हाँ, अगर चांस मिला लाइफ में तो मैं ज़रूर इस तरफ जाऊँगा। वैसे मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट इन म्यूज़िक। लोग कहते हैं पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है और लोग इतना आपको जो है वो नहीं सपोर्ट करते। मैं कहता हूँ टैलेंट होना चाहिए बस। बिल्कुल। और टैलेंट है, नसीब है तो आप निकल जाएंगे। और ना और भी निकले तो तो आपके एकेडमिक्स है, आपका एक करियर और है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, उधर से भी आप ट्राई करें। तो अभी तो आजकल तो वैसे भी आप देखिए कि अब अपॉर्चुनिटीज बहुत हो गई हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, यंग टैलेंट जो है, आप देखिए सोशल मीडिया है और कैसे छोटी सी चीज़ जो है वो अगर हिट हो जाए तो फिर आप स्टार ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं। मेरे लिए भी जो बेस्ट अभी प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट अकाउंट बनाया था अभी कोई 1-2 साल पहले और अब मुझे 15K फॉलोअर्स हो गए हैं। तो अब बढ़ते बढ़ते चले जाऊँगा अगर अच्छा कंटेंट हुआ, लोगों को पसंद आया तो बस इस तरह से है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटीज अब तो हो गई हैं, यूट्यूब है, लोग अपने चैनल्स बना के खुद अपने प्रोग्राम्स बना के सॉन्ग्स बना के उसको कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी तक प्रोग्राम्स वगैरह में जाके सिंगिंग करते हैं? मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ। अच्छा। पार्टीज़ में लोग इनवाइट करते हैं, ठीक है। स्पेशली कोई इवेंट होता है, जैसे हमारा
इंडिपेंडेंस डे होता है या न्यू ईयर नाइट होती है, लोग बुलाते हैं पार्टीज़ में जाता हूँ, काफ़ी परफॉर्म किए वहाँ पे मैंने। लेकिन मैं सोलो आर्टिस्ट हूँ, मतलब ये है कि गिटार भी खुद प्ले करना और गाना भी खुद ही, तो बैंड के साथ ज़रा कम होता है, सोलो ज़्यादा। सोलो आप ज़्यादा करते हैं। अच्छा, किस तरह की सिंगिंग आप ज़्यादा करते हैं? स्टाइल क्या है आपका? मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था क्लासिकल जॉनर ने। क्लासिकल आपको पता है अब आजकल के दौर में क्लासिकल बहुत ही कम लोग हैं जो सुनते हैं। फिर मैंने देखा लोग सुनते नहीं हैं, और ये तो क्लासिकल सुनने वालों को भी क्लासिकल थोड़ा सीखा होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्लासिकल में क्या गा रहा है। तो फिर मैंने स्विच किया पॉप की तरफ, सेमी क्लासिक पॉप, तो अब ये बेहतरीन जॉनर है। अब तो आजकल रैपिंग का दौर है और मैं ट्राई करता हूँ रैप करने की। अच्छा, वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ हो जाती है, बिल्कुल एक अलग जॉनर, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको सारे जॉनर आने चाहिए थोड़े थोड़े, अगर आप कर सकते हैं, आप में ये गर्ड्स हैं तो। अच्छा, रैपर्स को अक्सर ये कहा जाता है कि सिंगर नहीं होते, बस ये तो ऐसे सिंगर्स ही नहीं कुछ होते, बोल वो देते तो हैं। बीट्स के साथ जो है वो अपना तालमेल करके, तो उसके लिए आपको सिंगर होना ज़रूरी नहीं होता। सही कह रही हैं। ठीक है उमर, आपसे मज़ीद और बातचीत करते हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद दोबारा आपसे मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और उमर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, इनसे बातचीत कर रहे हैं। उमर, बातें तो आपसे काफ़ी हो गई, ठीक है। आपने बताया कि 3 साल पहले आपको पता भी नहीं था कि गिटार क्या है। नहीं, बिल्कुल। ठीक है, कभी टच भी नहीं किया था, कुछ पता नहीं था? मुझे नहीं पता था। नहीं पता था, और आज ये गिटार बजाते भी हैं और उसके साथ बहुत अच्छा गाने भी गाते हैं। सो उमर, ये बताइएगा कि अभी आपसे मैं गाना सुनूंगी, लेकिन जब आपको बिल्कुल आवाज़ तो अच्छी थी, लेकिन शौक भी था, लेकिन कुछ भी बैकग्राउंड आपका ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना? तो लेकिन सिंगिंग के लिए तो बाकायदा तौर पे अगर सीखा जाए और गाने की प्रैक्टिस की जाए तो फिर ही आवाज़ और अच्छी होती है। तो आपकी क्या रूटीन होती है, किस तरह से आप करते हैं? सबसे पहले तो आवाज़ एक नेचुरल सी चीज़ है, वो तो जो आपके पास होनी चाहिए। उससे आपने मज़ीद पॉलिश करना है तो आपने सीखना पड़ता है। बाकायदा अकेडमी जाके मैंने आर्ट काउंसिल 4 to 6 मंथ्स क्लासेस लिए हैं, क्लासिकल सिंगिंग वहाँ सिखाते थे और अभी भी सिखाते हैं वहाँ पे। तो बाकायदा तबला होता है, तानपुरा होता है और म्यूजिशियंस होते हैं, और पूरा अकेडमी की तरह जो है वहाँ बैठ के जो सब बच्चों को सिखाया जाता है। वो मैंने सीखा है 4 to 6 मंथ्स। वहाँ से मुझे बीट समझने में बड़ी हेल्प मिली, मतलब बीट्स में बहुत वीक था मैं, तो इस तरह से वहाँ से भी थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस हुआ। और अब ये है कि रियाज के लिए कोई स्पेशली कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। अब तो हमिंग कर ली, ठीक है, आप सुबह उठते हैं आपका गला बिल्कुल जो है वो कहना चाहिए कि बर्स्ट हो जाता है अगर आप गाने चलें तो। अच्छा, तो ये है कि आप हल्का हल्का धीरे धीरे आप गाने शुरू हैं, फिर ऐसा ऐसा हाई नोट्स को टच करें। अभी जैसे मैं आ रहा था, अभी मैं सोकर ही उठा था थोड़ी देर पहले, और तो मैंने ये है कि रास्ते में प्रैक्टिस करता हुआ, तो ये होता है। बाकी सरगम होती है, आपने सुना होगा वो सारे गामा पाधा निसा, तो उस सरगम को ही जो है वो आकारों में भी करते हैं, वो गले से आवाज़ निकालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आकार हो गई, तो ये प्रैक्टिस करते करते ना आपका वोकल्स वार्म अप हो जाते हैं, फिर आप सॉन्ग की तरफ जाते हैं। सही, क्योंकि आपने अपने बेसिकली जो वोकल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है और उनको प्रैक्टिस में लाना है। तो कुछ सुनाइएगा। आपने अभी तक तो अब गिटार को कभी हाथ नहीं लगाया था, 3 साल में सीख भी लिया और बजा भी रहे हैं, तो हमें भी सुनाइए कुछ। हाँ, बस पैशन होना चाहिए। सुनाता हूँ, ज़रूर सुनाता हूँ। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की एक कवाली है जो मुझे बहुत पसंद है जी, मेरी इंस्पिरेशन भी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको सुनता आया हूँ। रात यूं दिल में तेरी भूली सी हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए,
जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं। मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी जताने। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी जताने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। मौत का जोर चलता नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छा आपने गाना भी बहुत अच्छा सिलेक्ट किया। बहुत खूबसूरत कलाम था, बहुत मज़ा आया उमर। एंड आई विश कि आप आगे और तरक्की करें, बस प्रैक्टिस करते रहें और रियाज को अपने जारी रखें, सीखते रहें और भी चीज़ें जितने लोगों से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये तो काम ही ऐसा है कि जितना ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर आएँ तो आप अपना कोई अच्छा सा अपना कंपोज किया सॉन्ग लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा उमर का गाना, बहुत एंजॉय किया होगा आपने मेरी तरह से। और आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपको याद कराती जाऊँ कि फेस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। अपना बहुत ख्याल रखें। उस्मा अख्तर खान जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।